Hello everyone, in this lecture we are going to start a very important topic from class 11th chemistry, that is equilibrium. Now this equilibrium is not only important for class 11th but it is also a very important part of competitive examinations. तो competitive examinations में भी आपको equilibrium से बहुत सारे questions पूछे जाते हैं, तो इसीलिए equilibrium जो chapter है वो बहुत ही important हो जाता है आपके लिए, क्लास 11th के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, और ये काफी बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद इक्विलिब्रियम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? सो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद अ प्रोसेस. सपोज वी हैव अ रिएक्टेंट, राइट? देयर मे बी वन और मोर रिएक्टेंट्स एंड द रिएक्टेंट or the reactants are going to form the product or products. There may be one or more products. Now whenever the reactant is converted to product, means whenever the reactant forms the product, the concentration of reactant decreases. That is quite obvious, and the concentration of product is increased, so it increases. तो ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा. क्यों कम होता रहेगा? क्योंकि तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा. सो दिस इज अ प्रोसेस. यहां पे क्या चल रहा है? एक प्रोसेस है. नाउ व्हेनेवर दिस प्रोसेस स्टॉप्स, व्हाट हैपेंस? द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट and the concentration of product also becomes constant. This condition is known as condition of equilibrium or state of equilibrium. तो यहां पे क्या हुआ कि रिएक्टेंट क्या हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. अब जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो तो क्वाइट ऑब्वियस है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा, और प्रोडक्ट वहां पे धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा. अब एक कंडीशन ऐसे आएगी कि जहां पे फर्दर प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा. मतलब बंद क्या होगा कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो अब इससे कम नहीं हो सकता है. तो हो सकता है पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाए, तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो दैट इज द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है. उसके बाद फर्दर रिएक्शन तो हो गई नहीं, तो इसका मतलब उस समय रिएक्शन जो होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जितना भी है उतना ही रहेगा. उसके बाद तो कुछ बनेगा नहीं. तो यहां पे क्या हो गया? उसके बाद फर्दर प्रोसेस आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग क्या हो गया? स्टॉप हो गया. तो वो क्या है? दैट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. वो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट है. तो इक्विलिब्रियम को आप कैसे डिफाइन करोगे? इन केमिकल प्रोसेसेस और इन फिजिकल प्रोसेसेस, व्हेनेवर देयर इज नो फिजिकल और केमिकल चेंज इन अ सिस्टम. एनी काइंड ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी भी तरीके का फिजिकल और केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, तब उस कंडीशन को आप क्या कहते हो? इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हो. आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज बताई थी, वहां पे मैंने आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था कि यहां पे तीन तरीके के इक्विलिब्रियम होने चाहिए. फर्स्ट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, देन देयर इज केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड देन देयर इज थर्मल इक्विलिब्रियम. तो ये तीन चीजें होनी चाहिए, तब जाके ये क्या होता है? एक इक्विलिब्रियम अटेन करता है कोई भी सिस्टम. तो यहां पे देखो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम में there shouldn't be any change in the any measurable quantity. सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम में किसी भी सिस्टम की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी होती है, चाहे वो रिएक्टेंट का मास है या प्रोडक्ट का मास है या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या आप टेम्परेचर की बात करते हो, कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती है. सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज known as, or you can say such kind of condition is known as the condition of equilibrium. तो equilibrium के बारे में आप थर्मोडायनेमिक्स से ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हो. अब इसी इक्विलिब्रियम को हमको समझना है कि ये इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होते हैं, क्यों अटेन होते हैं. क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोसेसेस देखे होंगे, यू हैव सीन सो मेनी प्रोसेसेस इन विच ईदर रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. कोई भी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस पे आइस को रख दूंगा तो आइस क्या हो जाएगी? धीरे 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 क्या होने लगेगी? मेल्ट होने लगेगी, और कंप्लीटली वाटर में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी. यहां पे क्या हो रहा है? पूरी की पूरी आइस क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई वाटर में. तो प्रोसेस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. यही काम मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे करूँ तो ऐसा नहीं होगा. ओनली सम ऑफ द आइस विल बी कन्वर्टेड टू द वाटर, और आइस और वाटर एक इक्विलिब्रियम में रहेंगे. तो वही चीज हमको देखनी है
इसी चीज को हमको देखना है कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो कब अटेन होता है, क्यों अटेन होता है, कैसे अटेन होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुछ प्रोसेसेस, यहां पे हम प्रोसेसेस को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस विच इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, जो लगभग पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि मैंने अगर केमिकल रिएक्शन की बात करी तो केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि लगभग पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो उसके बाद तो प्रोसेस को स्टॉप होना ही है, इक्विलिब्रियम उसके बाद अटेन हो जाएगा। नाउ देयर आर सम प्रोसेसेस, कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जहां पे जो रिएक्टेंट है वो थोड़ा सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है, मतलब वहीं पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, मतलब रिएक्टेंट एज इट इज रहता है पूरा का पूरा ऑलमोस्ट, और प्रोडक्ट थोड़ा सा बनता है, वो भी एक प्रोसेस है। एंड देयर इज वन मोर केस वेयर the reactants and products are in comparable quantities, means कि यहाँ पे reactants and products जो होते हैं वो कंपेरेबल क्वांटिटीज में होते हैं। कंपेरेबल क्वांटिटीज का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का 100 था, है ना, और 100 में से 20, 30, 40 क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, या 60, 70 क्या है, वो रिएक्टेंट ही है। तो यहाँ पे कंपेरेबल है, मतलब इतना कम भी नहीं बना है प्रोडक्ट कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के कंपेरिजन में, और इतना ज्यादा भी नहीं बना कि रिएक्टेंट ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, लगभग कंपेरेबल है। कंपेरेबल 1-2% भी होता है, वो भी कंपेरेबल होता है, तो कंपेरेबल क्वांटिटीज में भी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 तरीके के केसेस हो सकते हैं, और इन्हीं 3 तरीके के केसेस के बारे में हमने समझना है कि कहाँ कहाँ पे आपको ये केसेस देखने को मिल सकते हैं, कौन से फैक्टर्स पे ये केसेस डिपेंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस किस टाइप के आपको इक्विलिब्रियम पढ़ने हैं। तो आपको पढ़ने हैं बेसिकली 3 टाइप के इक्विलिब्रियम। हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में हम 2 इक्विलिब्रियम को कवर कर लें, वन इज फिजिकल एंड अदर इज केमिकल। सो वी विल स्टार्ट विथ फिजिकल इक्विलिब्रिया। ये इक्विलिब्रिया क्या होता है? इक्विलिब्रिया कुछ नहीं है, ये इक्विलिब्रियम की प्लूरल फॉर्म होती है। सो प्लूरल फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रिया। सो वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल इक्विलिब्रिया। सो देयर मे बी वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप। फिजिकल इक्विलिब्रिया का मतलब देखो, नाम ही उसका फिजिकल है, मीन्स इट इज रिलेटेड टू द फिजिकल चेंजेस, फिजिकल प्रोसेसेस। कोई भी फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं। वन ऑफ देम इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मींस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। सो दिस इज द चेंज इन स्टेट। तो फिजिकल जो चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड होता है आपका फिजिकल इक्विलिब्रिया। और डिसोल्यूशन, कभी कभी सॉलिड को आप डिसॉल्व करते हो लिक्विड में, और यू कैन डिसॉल्व गैसेस इन लिक्विड। सो देयर मे बी वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। सो दीज आर बेस्ड ऑन चेंज इन स्टेट और डिसोल्यूशन। तो हम हर एक के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सो लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। यहां पे देखिए, ये जो आपको फिजिकल प्रोसेसेस मिलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रिया मिलेंगे, ये सारे के सारे इक्विलिब्रिया समझने में बहुत ही इजी हैं, क्योंकि ये आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। सो दीज आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। So let's take an example, right? Suppose we have ice and water at 0 degree Celsius and atmospheric pressure. क्या होगा? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत ही कंफ्यूजन बच्चों के बीच में होता है, बहुत ही स्टूडेंट्स होते हैं जो इस चीज में कंप्लीटली कंफ्यूज होते हैं कि आइस और वाटर जो हैं वो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो क्या वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, या वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो क्या वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आपको पता है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? आपने ये चीज पढ़ी होगी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। अगेन फिर से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई वाटर को अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे रखूं तो क्या वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आइस को मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे रखूं तो क्या वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे एक एनर्जी होती है विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, चेंज द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। तो एक एनर्जी है जिसको आप कहते हो, शायद आपको पता भी होगा, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ
मेल्टिंग और यू कैन से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां पे देखिए, अगर कोई भी सिस्टम अगर सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तब तक सॉलिड स्टेट में ही रहेगा जब तक उसको लेटेंट हीट नहीं मिल जाती। जब उसको लेटेंट हीट मिल जाती है तब वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। सच हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। अदरवाइज लेटेंट हीट को छोड़ के, क्योंकि वो जो एनर्जी होती है, वो जो हीट होती है, इट ओनली चेंजेस द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये केवल सिस्टम की स्टेट को चेंज करता है, न कि टेम्परेचर सिस्टम का चेंज करता है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का जो एनर्जी, जो हीट क्या करती है, स्टेट चेंज करने के लिए यूज होती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। तो यहां पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, अगर वो लेटेंट हीट जितनी हीट लूज करता है तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो नहीं होगा। सेम चीज किसके साथ होगी, आइस के साथ। आइस क्या करेगी, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको लेटेंट हीट कहीं से मिल जाती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और नहीं मिलती है तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं। बस, तो इट मीन्स दैट ice as well as water can remain at 0 degree Celsius in 2 different states। तो ice और water solid भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस में मिलेगा और लिक्विड भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस में मिलेगा। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द लेटेंट हीट। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इस चीज को समझना काफी इजी होगा आपके लिए। तो अब होता क्या है, लेटेंट हीट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो यहां पे हम फर्दर हीट उस सिस्टम को न सप्लाई कर रहे हैं और न ही हम क्या कर रहे हैं, उससे हीट रिमूव कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, लेटेंट हीट जितनी भी होगी वो पूरी की पूरी सपोज नहीं है, तो जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस या जो भी आप कह सकते हो H2O, अगर उनको लेटेंट हीट मिल जाती है, दे विल बी कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट, और जिनको नहीं मिलती है दे विल बी इन द सॉलिड स्टेट, वो आइस की फॉर्म में होंगे। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में होगा क्या कि आइस जितनी है वो उतनी ही रहेगी, उससे कम या ज्यादा होगी नहीं, और लिक्विड वाटर का कंसंट्रेशन जितना है वो भी उतना ही रहेगा। तो ये क्या है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में मैंने आपको यही तो बताया था कि जो कंसंट्रेशन होता है वो चेंज नहीं होता है, जो भी कंडीशंस होती है, जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती है वो चेंज नहीं होती है। तो आइस जितनी है, द कंसंट्रेशन ऑफ आइस विल रिमेन कांस्टेंट। ज्यादा या कम कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन ऑफ आइस और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल ही होगा। मान लेते हैं अगर आइस और वाटर का कंसंट्रेशन है, हमारे पास 20 ग्राम आइस है और 50 ग्राम वाटर है, तो आइस 20 ग्राम ही रहनी चाहिए, 20 ग्राम ही रहेगी, और वाटर 50 ग्राम ही रहेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब ये सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जो होगा वो आपको कहां पे मिलेगा, यू विल गेट अ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम एट फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट और यू कैन से मेल्टिंग पॉइंट, दोनों सेम होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें आपको मिलेगा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड डायनामिक नेचर। तो पहले मैं उसको समझा देता हूं, भले ही काफी लेट में आएगा। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रिया। तो ये कोई भी फिजिकल इक्विलिब्रिया होते हैं, इनका डायनेमिक नेचर होता है। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो आइस है वो उतनी ही रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि मेरे पास अगर 20 ग्राम आइस है और 50 ग्राम वाटर, लिक्विड वाटर है, तो आइस का जो कंसंट्रेशन होगा वो 20 ग्राम ही रहेगा, लिक्विड वाटर 50 ग्राम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आइस जो है वो लिक्विफाई नहीं हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही है, या फिर जो लिक्विड है वो आइस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, इसका मतलब देखिए, जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक नहीं है। फिजिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो स्टैटिक नहीं होता है। स्टैटिक मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्रोसेस वहां पर नहीं हो रहा है। यहां पर बेसिकली एक्चुअल में क्या होता है, देखने में तो हमको यही लगेगा कि भाई आइस उतनी ही है, लिक्विड वाटर उतना ही है, तो कंसंट्रेशन दोनों का जैसा है वैसा है, इसका मतलब कोई भी जो प्रोसेस है वो नहीं हो रहा है। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू। एक्चुअल में क्या हो रहा है वहां पे, एक्चुअल में द आइस इज कन्वर्टिंग टू लिक्विड वाटर, एंड वाटर जो है इट इज बीइंग कन्वर्टेड टू आइस।
तो आइस जो है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और इंटरेस्टिंगली जो आइस वाटर में कन्वर्ट होगी दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ मेल्टिंग, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। मतलब ये कि बेसिकली प्रोसेसेस दोनों होते हैं, आइस भी मेल्ट होके वाटर फॉर्म कर रही है और वाटर भी फ्रीज होके आइस फॉर्म कर रहा है। लेकिन बात क्या है, रेट ऑफ मेल्टिंग, जिस रेट से आइस मेल्ट हो रही है उसी रेट से लिक्विड वाटर फ्रीज हो जा रहा है। मतलब ये कि अगर मैंने एग्जांपल अभी दिया कि मेरे पास 20 ग्राम आइस है और मेरे पास 50 ग्राम वाटर है, तो क्या होगा, जो रेट है मेल्टिंग का, मतलब अगर 5 ग्राम आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, 5 ग्राम अगर आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो यही 5 ग्राम जो वाटर है वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पे दो अपोजिट प्रोसेसेस हो रहे हैं, प्रोसेसेस रुकते नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायनेमिक। डायनेमिक का मीनिंग आपको पता है, आपने फिजिक्स में बहुत ज्यादा डायनेमिक वर्ड यूज किया है, दैट इज मूविंग। यहां पे कंटिन्यूअस मोशन में है, चीजें प्रोसेसेस होते जा रहे हैं, बट there are two opposite processes which are taking place at the same rate। ये जो दो opposite processes हैं ये same rate से हो रहे हैं, और अगर same rate से होंगे दो opposite processes, मतलब ये कुछ ऐसा हो रहा है कि आप आगे की तरफ जा रहे हो और उतने ही रेट से, उतनी जितनी स्पीड से आप आगे की तरफ जा रहे हो उतनी स्पीड से आप पीछे की तरफ आ रहे हो। तो ये कुछ इस तरीके से जैसे आप एस्केलेटर पे मूव कर रहे हो, तो एस्केलेटर पे अगर आप मूव करोगे, एस्केलेटर की जो स्पीड है मान लेते हैं वो नीचे के लिए चल रहा है, आप ऊपर के लिए जा रहे हो, और सेम जिस स्पीड से वो पीछे की तरफ है उसी स्पीड से आप आगे की तरफ जा रहे हो, देन यू आर इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेसेस स्टॉप हो रहे हैं, कोई भी चीज रुक नहीं है, आप भी चल रहे हो वो भी चल रहा है। तो सेम प्रोसेस यहां पे भी हो रहा है, दो अपोजिट प्रोसेसेस यहां पे हो रहे हैं और दोनों का जो रेट है वो सेम है। तो रेट सेम होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ स्टेशनरी है, कुछ भी नहीं मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, दो अपोजिट प्रोसेसेस हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाई द फिजिकल इक्विलिब्रिया इज डायनेमिक इन नेचर। बाद में भी जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे आऊंगा तो यहां पे ये वर्ड जरूर यूज करूंगा। तो ध्यान इस चीज का आपको रखना है कि फिजिकल इक्विलिब्रिया नेचर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये पूरी चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहां पे एक्चुअल में होता क्या है। तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम ये सारी चीज समझ सकते हैं। इट मींस एनी फिजिकल इक्विलिब्रियम में, किसी भी फिजिकल इक्विलिब्रियम में ध्यान रखिए जो अपोजिट प्रोसेसेस होते हैं, दो अपोजिट प्रोसेसेस हमेशा होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रुक जाते हैं, रुकता कुछ भी नहीं है, बट दो अपोजिट प्रोसेसेस जो हैं उनका रेट जो होता है वो सेम होता है। सो यहां पे रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। जिस रेट से आइस मेल्ट हो रही है उसी रेट से वाटर फ्रीज हो जा रहा है। आइस उतनी ही रहेगी, वाटर उतना ही रहेगा। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट liquid vapor equilibrium. The second equilibrium that we have is liquid vapor equilibrium. Now what about liquid vapor equilibrium? So for this we require a closed container, क्योंकि वेपर जो होती है ना, वेपर एटमॉस्फेयर में भाग जाएगी अदरवाइज। तो किसी भी सिस्टम में इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए आपको कंसंट्रेशन चेंज नहीं करना। आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम अटेन कभी भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंसंट्रेशन, क्योंकि अगर वेपर बाहर निकलती रहेगी तो जो सब्सटेंस है उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे चेंज होता रहेगा, आप कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए होता है, क्लोज कंटेनर चाहिए होता है जिससे मास बाहर ना निकल पाए। तो सॉलिड लिक्विड में तो मास के बाहर निकलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं निकल पाएगा। बट जो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करते हैं, क्लोज कंटेनर लेते हैं। ध्यान रखिए, सपोज आई हैव अ क्लोज कंटेनर एंड आई हैव फिल्ड दिस क्लोज कंटेनर विद लिक्विड। इस क्लोज कंटेनर में मैंने एक लिक्विड फिल कर दिया है। नाउ वी हैव कनेक्टेड अ मैनोमीटर। मैनोमीटर जो होता है, मैनोमीटर यूज होता है आपका प्रेशर मेजर करने के लिए, जो वेपर प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही हमने इस कंटेनर को क्लोज किया, द प्रेशर इन मैनोमीटर इट विल कीप इंक्रीजिंग। ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जाता है। क्यों इंक्रीज होते जाता है, इसका मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और वेपर प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा, बिकॉज वेपर इज फॉर्मिंग इनसाइड द कंटेनर। तो ये जो लिक्विड है इसमें
आपने एक प्रोसेस का नाम सुना है, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा और ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सारा का सारा नहीं, कुछ लिक्विड वेपराइज हो जाएगा। तो इवेपोरेट होके इवेपोरेशन इसमें होगा तो वेपर बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से, ध्यान रखिए वेपर प्रेशर क्या होता है, जो ये वेपर बनती है ये इस लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ऑब्वियसली गैस है तो प्रेशर तो एक्सर्ट करेगी, जितना प्रेशर ये एक्सर्ट करेगी इसकी वजह से होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो देखो धीरे धीरे लिक्विड जो है वो वेपराइज होना शुरू होता है, तो जैसे जैसे ज्यादा वेपर फॉर्म होती रहती है वेपर प्रेशर भी बढ़ता रहता है। नाउ देयर विल कम अ टाइम व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट। वेपर प्रेशर उसके बाद चेंज नहीं होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और एक टाइम पे रुक जाता है। व्हाट डज इट मीन, देयर इज नो मोर फॉर्मेशन ऑफ वेपर। इसका मतलब हम यही समझ रहे हैं वेपर ज्यादा फॉर्म, उससे ज्यादा फॉर्म नहीं हो सकती, जितनी फॉर्म हो चुकी है उतनी ही वेपर रहेगी। नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सारा का सारा लिक्विड खत्म हो गया, कुछ ही लिक्विड हुआ जो वेपराइज हुआ है और बाकी तो लिक्विड ही हमारे पास। सो दिस स्टेट इज कॉल्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। इस चीज को आप ध्यान रखिए। नाउ अगेन डज इट मीन नथिंग इज टेकिंग प्लेस, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत सारे प्रोसेसेस यहां पे हो रहे हैं, स्पेशली दो अपोजिंग प्रोसेसेस। लिक्विड कंटिन्यूअसली वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा, दैट प्रोसेस वोंट स्टॉप। एंड जो वेपर है वो कंटिन्यूअसली अगेन, जब एक बार देखो जो कंटेनर है, ये जो स्पेस है यहां पे एयर है, उसमें उस एयर की भी एक टेंडेंसी होगी वेपर को होल्ड करने की, वो बहुत ज्यादा वेपर होल्ड नहीं कर पाएगा, तो उसकी जितनी टेंडेंसी होगी या आप कह सकते हो कैपेसिटी जितनी होगी उसकी वेपर को होल्ड करने की, वो अपने से ज्यादा, उससे ज्यादा कैपेसिटी से ज्यादा होल्ड तो कर नहीं पाएगा। लेकिन यहां पे होगा क्या, जो लिक्विड है उसमें जो इवेपोरेशन है वो कंटिन्यूअसली होते जा रहा है, तो क्या होगा, वेपर तो कंटिन्यूअसली ऊपर चली जा रही है लेकिन वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो जितनी वेपर को होल्ड नहीं कर पाता है वो क्या हो जाएगी, वापस लिक्विड में आ जाती है, वो उसका लिक्वेशन हो जाता है, आप कह सकते हो उसका क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। मतलब ये यहां पे दो अपोजिट प्रोसेसेस अगेन जैसे यहां पे हो रहे थे, जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा है और जो वेपर है वो कंटिन्यूअसली लिक्विड वाटर, अगर मैं वाटर की बात करूं या अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो जो ये वेपर है ये लिक्विड में कन्वर्ट, जरूरी नहीं है कि वाटर ही हो, किसी भी चीज के वेपर की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो दो अपोजिट प्रोसेस है, लेकिन शुरू में नहीं, एक टाइम आएगा उसके बाद जब वो मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा, उसके बाद वो फर्दर वेपराइज होता रहेगा और जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती रहेगी। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बट अगेन द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, मींस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जिस रेट से लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है उसी रेट से वेपर भी कंडेंसेट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन जो है लिक्विड का और वेपर का अगेन यहां पे भी सेम रहेगा। सो दिस इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट solid vapor equilibrium. Now solid vapor equilibrium will take place in the substances which undergo sublimation. जिनमें क्या होता है, sublimation होता है। अब sublimation के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हो, what is sublimation? It is the process in which a solid is converted directly to the vapor state or you can say gaseous state without undergoing the liquid state. वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, जनरली सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनता है, वो सीधा किसमें होता है, वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है। अब क्यों होता है उसको थोड़ा आपको डिटेल में बाद में पढ़ना पड़ेगा, बट फिलहाल हम सब्लिमेशन से ही इसको समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिए कि सब्लिमेशन, क्योंकि यहां पे अगेन वेपर इन्वॉल्व है तो आपको क्लोज्ड कंटेनर चाहिए होगा। तो एक सॉलिड होता है हमारे पास, नाम पता होगा आपको, दैट इज कैम्फर। कैम्फर जो होता है, आपको कैम्फर का पता है, सब्लिमेशन इसमें होता है, तो जो कैम्फर होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। तो एक क्लोज कंटेनर में आपने कैम्फर रखा, क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। नाउ दिस वेपर अगेन, ये जो वेपर है इसकी जो टेंडेंसी होगी, मीन्स इसके अंदर अगर एयर है उसकी एक कैपेसिटी होती है उस वेपर को होल्ड करने की, तो पहले वो वेपर फॉर्म करेगा। नाउ देयर विल कम अ टाइम कि
जो एयर है वो इससे ज्यादा वेपर होल्ड नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, ये तो वेपराइज होता रहेगा। तो कुछ वेपर जो होगा वो क्या होता रहेगा, कंडेंसेट होके वापस सॉलिड फॉर्म में नीचे आ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी सेम प्रोसेस हो रहा है। कहां पे, इक्विलिब्रियम में, जब वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे चला गया कि इससे ज्यादा वेपर नहीं बन सकती है। तो वेपर की जो क्वांटिटी है, वेपर का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है। उससे ज्यादा अगर वेपर बन रही है तो उतनी ही वेपर जितनी एक्स्ट्रा बनेगी वो कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, सॉलिड में। मींस यहां पे रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ वेपर जो है, ध्यान रखिए, रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ वेपर इक्वल टू होता है आपके पास, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन, और सॉरी रेट ऑफ सब्लिमेशन। तो ये क्या है आपके पास, दिस इज सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सो अगेन क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा कि ये सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम होता क्या है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है आपको समझने के लिए। तो ये तो चेंज इन स्टेट से रिलेटेड इक्विलिब्रिया है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन जिन इक्विलिब्रिया में होता है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होगा भाई, सॉल्यूशन हम जब प्रिपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व करते हैं। नाउ अगेन यहां पे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं एक लिक्विड वाटर में मैं शुगर डिसॉल्व करता हूं। तो उस लिक्विड वाटर की कोई कैपेसिटी होगी, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी कोई कैपेसिटी होगी शुगर को डिसॉल्व करने की। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ग्लास वाटर का लेता हूं और उसमें मैं 10 किलो शुगर डिसॉल्व कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। 1 स्पून, 2 स्पून, 3, 4, 5, 10, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं होगी। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि उससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता। सो यहां पे इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एक स्टेट आएगी जहां पे किसी भी लिक्विड की जो कैपेसिटी होगी डिसॉल्व करने की वो उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन हो जाएगी। कैसे, तो चलिए समझते हैं इसको। अगेन हम एक कंटेनर ले लेते हैं, यहां पे हम क्या ले लेते हैं, कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, एक लिक्विड ले लेते हैं, कोई सा भी लिक्विड ले लेते हैं। इस लिक्विड में हम डिसॉल्व करते हैं शुगर। ये वाटर है और वाटर में हमने डिसॉल्व किया शुगर, सॉलिड। तो हम बात करेंगे किसकी, सॉलिड्स इन लिक्विड्स की। तो वाटर आपको पता है लिक्विड है और शुगर क्या है, सॉलिड है। आपने डिसॉल्व किया, शेक किया, डिसॉल्व किया, शेक किया एक टाइम तक। उसके बाद आप फर्दर शुगर डिसॉल्व करोगे ना तो क्या होगा, होगी नहीं। तो क्या होता है, वो नीचे सेटल हो जाएगी यहां, क्योंकि उससे ज्यादा शुगर तो डिसॉल्व हुई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वो शुगर क्या हो जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा। अब ये नीचे जो सेटल हो जाएगी शुगर, तो आप कहोगे कि भाई खत्म हो गया, इसके बाद डिसोल्यूशन नहीं हो सकता है, राइट। और हमको अगेन ये जो प्रोसेस है वो ऐसे ही देखने को मिलता है कि और कुछ शुगर नीचे सेटल हो गई, ये फर्दर डिसॉल्व नहीं हो रही है। बट अगेन बात सही है, जितनी शुगर यहां पे सॉल्यूशन में है, ध्यान रखिए, जितनी शुगर यहां पे सॉल्यूशन में है, ये लिक्विड है, ये दिस इज शुगर इन सॉल्यूशन, कुछ शुगर होगी सॉल्यूशन में, एंड दिस इज अनडिसॉल्व्ड शुगर। तो भाई जब अपनी कैपेसिटी तक उसने होल्ड कर लिया, उसके बाद वो होल्ड करेगा नहीं। यहां पे अनडिसॉल्व्ड शुगर जितनी है वो उतनी ही रहेगी और जितनी डिसॉल्व हो रखी है वो उतनी ही रहेगी। सो डज इट मीन कि ये शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही है, नहीं। अगेन देखो कंसंट्रेशन तो सेम है, बट अगेन बात किस चीज की हो रही है, डायनेमिक नेचर की। फिजिकल इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया डायनेमिक होते हैं नेचर में। तो यहां पे हो क्या रहा है, अपोजिट प्रोसेसेस, दो अपोजिट प्रोसेसेस यहां पे भी हो रहे हैं। दिस अनडिसॉल्व्ड शुगर इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। ये जो अनडिसॉल्व्ड शुगर है वो वाटर में डिसॉल्व हो रही है, लेकिन मैंने तो बोला कि वाटर की कैपेसिटी जितनी थी उतनी है, तो फिर वाटर की कैपेसिटी तो बढ़ेगी नहीं। तो क्या होगा, अगर उसको और शुगर डिसॉल्व करनी है तो जो उसने ऑलरेडी डिसॉल्व शुगर कर रखी है ना, जो ऑलरेडी पहले से डिसॉल्व हो रखी है, उसको नीचे छोड़ना पड़ेगा। तो ये नीचे सेटल हो जाएगा, उसका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन यहां पे जो अनडिसॉल्व्ड शुगर है वो डिसॉल्व हो रही है, और जो डिसॉल्व्ड है वो क्या हो रही है, वो प्रेसिपिटेट हो जा रही है। प्रेसिपिटेट पता है ना, नीचे सेटल डाउन हो जा रही है। इट मींस क्या हुआ, यहां पे दो अपोजिट प्रोसेसेस यहां पे भी हो रहे हैं। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो रखा है तो दो अपोजिट प्रोसेसेस यहां पे भी हो रहे हैं। वन इज डिसोल्यूशन, जो ये अनडिसॉल्व्ड शुगर है वो डिसॉल्व हो रही है, एंड अदर इज द प्रेसिपिटेशन। दूसरा क्या है, प्रेसिपिटेशन। सो यहां पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन
इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो होगा दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो बहुत ही सिंपल ये टॉपिक आपके लिए हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि बहुत इजी सा टॉपिक है कि सॉलिड्स इन लिक्विड्स कैसे हम डिसॉल्व करते हैं, और ये सॉलिड्स को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो यहां पे कैसे एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो बहुत सिंपल है इस बात को समझना कि कैसे एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। और यहां पे आपको ये नहीं समझना है कि अनडिसॉल्व शुगर एज इट इज है, डिसॉल्व शुगर एज इट इज है, नहीं। जो अनडिसॉल्व शुगर है वो डिसॉल्व हो रही है, लेकिन जो डिसॉल्व शुगर है, क्योंकि मैंने बताया कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा तो डिसॉल्व करेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, जो डिसॉल्व शुगर है वो यहाँ पे उतनी ही उसी रेट से क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। सो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गैस इन लिक्विड्स। गैसेस इन लिक्विड्स, तो ये काफी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। व्हेनेवर यू डिसॉल्व अ गैस इन शुगर, यहां पे भी गैस इन लिक्विड, व्हेनेवर यू डिसॉल्व अ गैस इन लिक्विड, मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है और क्योंकि गैस इन्वॉल्व है यहां पे, तो कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, वरना गैस भाग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड है। नाउ यू हैव डिसॉल्व्ड अ गैस इन लिक्विड, एक गैस को आपने लिक्विड में डिसॉल्व किया, लेकिन उस गैस की भी एक क्या होगी, कैपेसिटी होगी ना, कि कितनी गैस जैसे यहाँ पे सॉलिड की भी भाई इतना सॉलिड इतना शुगर आप डिसॉल्व कर सकते हो, या सॉल्ट है इतना सॉल्ट आप डिसॉल्व कर सकते हो। गैस की भी तो कोई कैपेसिटी होती है कि इतनी गैस ये वाटर है, ये लिक्विड है, ये होल्ड करके रख सकता है। सो इस लिक्विड में आपने कोई गैस डिसॉल्व की ना, ऊपर गैस है, ये डिसॉल्व होना शुरू हो गया, ये बबल्स एग्जांपल दे रहा हूं, तो गैस इसमें डिसॉल्व होना शुरू हो गया, राइट। नाउ पहले डिसॉल्व होना शुरू होगा, धीरे धीरे यहां से गैस कम होगी, एंड देयर विल कम अ टाइम व्हेन द गैस इन लिक्विड, सो दिस इज द गैस इन लिक्विड, यहां पे कुछ गैस लिक्विड में होगी और यहां पे जो गैस है इन गैसेस स्टेट, राइट। तो ये गैस, ये क्या मान लेते हैं, कोई भी गैस है, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर में है तो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज गैस इन लिक्विड आप बोल सकते हो। और ये CO2 क्या है, गैसेस स्टेट में है, ये अपनी गैसेस स्टेट में, ये डिसॉल्व्ड स्टेट में नहीं है। तो एक कैपेसिटी तक ये डिसॉल्व होगा, उसके बाद ये फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर है उतनी ही रह जाएगी, जितनी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिक्विड में है वो उतनी ही रह जाएगी। बट अगेन यहाँ पे प्रोसेसेस फिर से दो अपोजिट प्रोसेसेस होंगे, मतलब क्योंकि कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है तो जो दो अपोजिट प्रोसेस होंगे, जो गैसियस स्टेट में है वो यहां डिसॉल्व होगा, लेकिन कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी थी तो जितना यहां से डिसॉल्व हुआ है साइमल्टेनियसली, ये एक साथ होता है, नहीं ऐसा नहीं कि पहले ये जाएगा नीचे फिर वो, ये साइमल्टेनियसली होता है। तो जितना गैस जो है वो गैसेस स्टेट में है उतनी कुछ उसमें से डिसॉल्व होगी, और जितनी डिसॉल्व हुई है वो उसी समय क्या हो जाएगी, वो यहां से बाहर निकल के गैसेस स्टेट में आ जाएगी। इससे क्या होता है कि लिक्विड में जितना गैस डिसॉल्व हुई है उसका कंसंट्रेशन नहीं चेंज हुआ, और गैसेस स्टेट में जितनी गैस थी वो भी उतनी ही रहेगी, यहां पे कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ है। तो दिस इज योर लिक्विड इन गैस, यहां पे एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी, काफी इजी है इस टॉपिक को समझना। नाउ वी हैव अ लॉ नोन एज हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ आपको 12th क्लास में भी पढ़ना है, तो फिलहाल इस साल हमको इतना डिटेल्स में हेनरीज लॉ नहीं पढ़ना है। सो देयर इज जस्ट द लॉ विच इज यूज्ड टू नो द डिसोल्यूशन ऑफ, और यू कैन से the extent of dissolution of gas in the liquid। तो किसी भी लिक्विड में आप कितना गैस डिसॉल्व कर सकते हो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ये बताता है हेनरीज लॉ। वो बताता है कौन, हेनरीज लॉ। सो हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, मतलब सॉल्युबिलिटी कितनी है किसी भी गैस की इन अ लिक्विड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, मीन्स अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो गैस है वो गैस जितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी ना लिक्विड पे, मतलब ये जो ऊपर की गैस है जितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी उतना ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। ये कौन कहता है, हेनरीज लॉ कहता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। तो ये प्रेशर पे डिपेंडेंसी बताता है गैस की, कौन, हेनरीज लॉ। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। हेनरीज लॉ के काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास
एप्लीकेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं दे आर फिल्ड, आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक्स कार्बोनेटेड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे वो होती है उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम उसमें डिसॉल्व करते हैं तो ऑक्साइड गैस डिसॉल्व हो, उसके लिए क्या चाहिए, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जितना ज्यादा आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे ऊपर से उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। तो इसीलिए जब हम उनको फिल करते हैं ना तो बहुत हाई प्रेशर पे उनको फिल किया जाता है। क्यों फिल किया जाता है, जितना हाई प्रेशर होगा उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होगी। जब आप ओपन करते हो बॉटल, प्रेशर रिलीज, गैस बाहर, तो आपने देखा भी होगा वो गैस तुरंत ही बाहर निकल जाती है जैसे ही आप जो कैप है बॉटल की उसको खोलते हो। उसका रीजन आप समझ गए, डिसोल्यूशन किस चीज पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। तो ये था आपका हेनरीज लॉ। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, वन मोर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, दैट इज डीप सी डाइविंग। तो हम जनरली जब सी डाइविंग होती है तो वहां पे हम लेके जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स। अब सी में जितना नीचे आप जाते हो प्रेशर उतना ज्यादा होते जाता है, रो जी एच, आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने फ्लूइड प्रेशर के बारे में, तो रो जी एच प्रेशर उतना ज्यादा होते जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो गैसेस होती हैं जनरली एटमॉस्फेयर में, जो गैसेस होती हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो अगर हम एयर लेके जाएंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर, तो नाइट्रोजन जो होती है हमारी बॉडी में डिसॉल्व होने लगती है, हमारे ब्लड में डिसॉल्व होने लगते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में तो नहीं होती है क्योंकि प्रेशर क्या कम है, तो लेकिन नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो नाइट्रोजन डिसॉल्व होने लगती है। नाउ डिसोल्यूशन उतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है जितनी तब होती है जब आप ऊपर आते हो। ऊपर आते हो अगेन प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, जो सॉल्युबिलिटी है नाइट्रोजन की वो कम होने लगती है। तो जो ब्लड में डिसॉल्व नाइट्रोजन थी वो आपके स्किन से बाहर निकलने लगी। इससे क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो ये जो बॉडी है वो स्वेल करने लगती है, और कभी कभी स्वेलिंग से बहुत ज्यादा अगर स्वेलिंग हो जाती है तो उससे डेथ तक भी हो सकती है इंसान की, तो काफी डेंजरस होता है हमारे लिए। तो इसलिए हम ऑक्सीजन के साथ ऐड नहीं करते हैं नाइट्रोजन, हम ऑक्सीजन के साथ ऐड करते हैं हीलियम, क्योंकि नाइट्रोजन क्या इनर्ट गैस का रोल प्ले करती है यहाँ पे, और हीलियम भी इनर्ट गैस है। हीलियम की खासियत क्या है, हाई प्रेशर पे भी इसका जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है ब्लड में, तो इसीलिए हम नाइट्रोजन की जगह हाई प्रेशर पे क्या यूज कर सकते हैं, हीलियम यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो काफी सिंपल था आपके लिए हेनरीज लॉ को समझना। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, वैसे तो मैं सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक बार कंबाइन करके इनको फिर से डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रिया आर डायनेमिक इन नेचर। फिजिकल इक्विलिब्रियम कोई भी होता है वो कैसा होता है, डायनेमिक होता है। यहां पे ये नहीं समझना हमको कि प्रोसेस अटक गए, नहीं, दो प्रोसेसेस अभी भी चल रहे हैं, बट हो क्या रहा है, प्रोसेसेस एक डायरेक्शन में नहीं हो रहे हैं, प्रोसेसेस दो डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो इधर से इधर को जितना हो रहा है उतना ही इधर से इधर को हो रहा है। तो एक फॉरवर्ड प्रोसेस जितना हो रहा है उतना ही बैकवर्ड भी हो जा रहा है। तो बेसिकली हम क्या हो रहे हैं, एक ही जगह पर अटक जा रहे हैं। तो वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, डायनेमिक नेचर है किसका, फिजिकल इक्विलिब्रियम का। यहां पे अटके नहीं हुए, प्रोसेसेस हो रहे हैं लेकिन दोनों सेम रेट से हो रहे हैं। तो भाई सेम रेट से आप आगे भी जा रहे हो, सेम रेट से आप पीछे भी जा रहे हो, सेम स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो, सेम स्पीड से आप पीछे जा रहे हो, तो कहां जाओगे, कहीं पे भी नहीं, आप एक ही जगह पे रहोगे। तो सेम यही चीज किसमें हो रही है, इक्विलिब्रियम में हो रही है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में हो रही है। तो फर्स्ट थिंग, फिजिकल इक्विलिब्रियम आर डायनेमिक इन नेचर। द सेकंड थिंग, द फिजिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम। ये मैं पहले से ही बता रहा हूं, क्लोज्ड सिस्टम का ये मतलब नहीं है कि आप उसको बंद करके रखो हमेशा। गैसेस के केसेस में क्लोज तभी हो पाएगा ऑब्वियसली जब आप उसको क्या करोगे, सील करोगे। लेकिन लिक्विड और सॉलिड के केसेस में ऐसा नहीं। क्लोज का मतलब आपको पता है, थर्मोडायनेमिक्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लोज्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है, इन विच द मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता है। जितना मैटर सिस्टम में है उतना ही रहेगा, सराउंडिंग्स में उतना ही रहेगा। तो सॉलिड लिक्विड के लिए आपको सील करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन गैसेस के लिए करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सील नहीं करोगे तो जो गैस है वो एस्केप हो सकती है सराउंडिंग्स में, या सराउंडिंग्स से कोई गैसेस आपके जो सिस्टम है उसमें आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए, तभी जाके आप इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जिसके बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट द मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम।
तो जो मीजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, मास, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज जितनी भी होती हैं, ये चेंज नहीं होती हैं, ये कांस्टेंट रहती हैं किसी भी फिजिकल इक्विलिब्रियम में। देन वन मोर थिंग, देयर इज अ वैल्यू, मींस देयर एक वैल्यू ऐसी होती है जो कांस्टेंट होती है। कोई भी रेशियो, एक रेशियो ऐसा होगा किसका, कंसंट्रेशन का, किसका, जो आपका जैसे आइस और वाटर है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बोलूं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ आइस और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसी तरीके से सपोज मैंने यहाँ पे जो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम देखा था आपने, दैट इज गैसेस इन लिक्विड, जब हम गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, मान लेते हैं मैंने कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन बाय कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसेस स्टेट, दैट इज अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं, तो ये जो कांस्टेंट होती है कोई क्वांटिटी, कोई ना कोई क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, एक जो रेशियो होता है, कोई ना कोई रेशियो कंसंट्रेशन से रिलेटेड हमेशा कांस्टेंट होता है। तो एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगी, एक रिलेशनशिप होती है, एक रेशियो होगा जो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो जनरली यहां पे जैसे मैंने अभी बताया कि जो, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो जो रेशियो रहेगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये है किसके बारे में, फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो आई होप कि आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिटेल्स में हमको इसको डिस्कस करना है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आई होप कि आपको इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ये टॉपिक जो है समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।